मेरे सभी सब्सक्राइबर को निवेदन है कि आप मानवतावाद को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो जय भीम फिल्म जरूर देखें। डेली दिव्य भारती यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सच है कि सिनेमा सामूहिक मनोरंजन का सबसे सशक्त माध्यम है, लेकिन कोरोना संक्रमण काल ने ये भी सिखाया कि सिनेमा की सबसे सशक्त पहुंच का माध्यम एक ही है और वह है ओटीटी। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में अब भी मुसहर जाती रहती है। चूहे पकड़कर खाना उनकी मजबूरी है। दक्षिण भारत में रहने वाली ऐसी ही एक जाति के लोगों की कहानी कहती है फिल्म जय भीम। अपने नाम से ये फिल्म एक एजेंडा फिल्म भले लगती हो, लेकिन एजेंडा अगर सच्चाई को दुनिया के सामने लाना हो तो ऐसा हर एजेंडा स्वागत योग्य होना ही चाहिए। वामपंथी विचारधारा से प्रभावित एक वकील इरुला जाति के आदिवासियों के पुलिस उत्पीड़न का मामला अपने हाथ में लेता है और उसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के सहारे अंजाम तक पहुंचाता है। फिल्म जय भीम मद्रास हाई कोर्ट के जज रहे जस्टिस चंद्रा के उस चर्चित मामले पर आधारित है जो उन्होंने अपनी वकालत के दिनों में लड़ा। हालांकि असल में ये मामला कुरवा जनजाति के लोगों के उत्पीड़न का था। फिल्म जय भीम को अपनी असल कहानी पर आने में थोड़ा वक्त लगता है। फिल्म पहले आदिवासी जनजाति के लोगों की जीवन शैली की तरफ ध्यान खींचती है। ये लोग खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों को पकड़ते हैं और घरों में निकले विषैले सांपों को पकड़कर वापस जंगलों में छोड़ देते हैं। घर में निकले एक सांप को पकड़ने गए एक आदिवासी पर उस घर के लोग चोरी का आरोप लगा देते हैं। फिल्म शुरू होते वक्त दिखाया जाता है कि कैसे आपराधिक मामलों की कागजी खानापूर्ति करने के नाम पर पुलिस निर्दोष लोगों को जेल से रिहा होते वक्त ही फिर से पकड़कर हवालातों में डाल देती है। असरदार के घर चोरी को सुझाने का दबाव पड़ने पर निर्दोषों की पुलिस हिरासत में बेरहमी से पिटाई होती है और एक दिन पुलिस हिरासत से 3 लोग लापता हो जाते हैं। लापता होने वाले एक आदिवासी की गर्भवती पत्नी अपने पति को खोजते खोजते एक ऐसे वकील के पास पहुंच जाती है जिसके लिए कानून वह इकलौता हथियार है जिसके जरिए शोषितों और वंचितों का इंसाफ दिलाया जा सकता है। कहानी का नायक एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ता है जहां इन आदिवासियों के वोटर कार्ड तक बन पाना दूभर है। मामला परत दर परत खुलना शुरू होता है तो थाने से लेकर पुलिस महानिदेशक तक सबकी कुर्सी हिलने लगती है। पीड़ित को खरीदने की कोशिश होती है, वकील पर दबाव पड़ता है, लेकिन मार्क्स और लेनिन के विचारों को मानने वाला अंबेडकर का ये अनुयायी अपनी लड़ाई जारी रखता है। फिल्म जय भीम देश के हालात पर एक राजनीतिक टिप्पणी भी है और सामाजिक विसंगतियों का आईना भी। फिल्म की कहानी 20वीं सदी के उस दशक की कहानी है जब देश में मंडल कमीशन लागू हो चुका है और तमिलनाडु की राजनीति में जयललिता का बोलबाला है। लेकिन फिल्म उस कालखंड की राजनीति में नहीं जाती और अपना फोकस सिर्फ पीड़ितों, पुलिस और न्यायपालिका पर बनाए रखती है। फिल्म जय भीम में वकील चंद्रू का रोल करने वाले सूर्या के अभिनय से ये फिल्म खाद पाती है। सूर्या ने यहाँ एक वामपंथी विचारधारा को मानने वाले आंदोलनकारी का किरदार तो निभाया है, लेकिन वह अपनी विचारधारा में मानवता की हिमायत को आगे रखता है। वह बच्चों के फैंसी ड्रेस शो में किसी के अम्बेडकर न बनने पर भी टिप्पणी करता है और अम्बेडकर के वे विचार भी उसके मन में गूंजते रहते हैं जिसमें वह 2000 साल बाद भी अस्पृश्यता को लेकर टिप्पणी करते हैं। वकील चंद्रू के रोल में सूर्या ने फिल्म में बेहतरीन अभिनय किया है, लेकिन फिल्म असल पानी पाती है इसके सहायक कलाकारों के अभिनय से। गर्भवती आदिवासी महिला के किरदार सेनगेनी के किरदार में अभिनेत्री लिजोमोर जोस ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार पाने लायक अभिनय किया है। उसका आर्तनाद दर्शकों को भीतर तक हिला देता है। हिरासत में बुरी तरह पीटे गए पति को एक और अन्न खिलाने की उसकी कोशिश दर्शकों को सिहरा देती है और अपनी बेटी को उठा लिए जाने के बाद तिराहे पर उसकी चीत्कार सिस्टम के खिलाफ विक्षोभ पैदा करती है। इन दोनों के साथ ही फिल्म में के मणिकंदन, राजशा विजयन, राव रमेश और प्रकाश राज ने भी अच्छा अभिनय किया है। दमदार अदाकारी से सजी फिल्म जय भीम के लिए जमीन तैयार करने में इसकी तकनीकी टीम ने भी गजब का साथ दिया है। के काथिर के कला निर्देशन ने फिल्म को उसके कालखंड में मजबूती से स्थापित करने का काम किया है। खासतौर से अदालती कार्यवाही के लिए बनाए गए सेट फिल्म को सच्चाई के करीब बनाए रखते हैं। एस.आर. काथिर की सिनेमेटोग्राफी फिल्म के साथ दर्शकों को शुरू से आखिर तक जोड़े रखने में कामयाब है। फिल्म में उनका कैमरा शुरू में तो तटस्थ होकर घूमता है, लेकिन एक बार सूर्या के पर्दे पर आने के बाद ये कैमरा दर्शकों की आंखें बन जाता है और जल्द ही दर्शक फिल्म का हिस्सा बनने लगते हैं। फिल्म में शॉन रोल्डन का संगीत इसके भावनात्मक पहलुओं को मजबूती से पेश करने में मदद करता है। फिल्म वैसे तो हिंदी में भी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है, लेकिन अगर सबटाइटल्स के साथ गैर हिंदी, गैर अंग्रेजी फिल्में देखने की आदत आपने डाल ली है तो इसे तमिल में देखना ही सबसे मुफीद होगा।